नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम देखेंगे दोस्तों संघवाद। इस संघवाद क्या होता है और इसका अर्थ क्या है, क्या इसका महत्व है, क्या इसके लिए हमारे देश में चुनौतियां आ रही है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये आर एस प्री के हमारे सिलेबस में है। ये आर एस प्री का पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है और जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है ये चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। इसमें हम आज संघवाद को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संघवाद का अर्थ क्या है। संघवाद एक लैटिन शब्द है फेडोस, उससे बना है। फेडोस मतलब फेडरेशन आप ले सकते हो। फेडरेशन फेडरेशन का मतलब होता है संघ। फेडरेशन किसको कहते हैं? फेडरेशन कहते हैं जब कोई छोटी छोटी इकाइयां होती है वो मिल करके एक समझौता करती है, अनुबंध करती है कि हम सारे जो इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाइयां, ये मिलके कुछ विषय हैं उनको सेंट्रली क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, कंट्रोल करेगी। जैसे डिफेंस हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, संचार हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गई, इन सब चीज़ों में। तो वो सारी इकाइयां मिलकर के एक संघ का निर्माण करती है, उसी को हम फेडरेशन बोलते हैं। इसका अर्थ होता है समझौता या अनुबंध करना। इसमें क्या होता है, दो तरह की सरकारें होती हैं जिनके बीच सत्ता का साझाकरण किया होता है कि इन विषयों पर राज्य सरकार है वो कानून बनाएगी और इन विषयों पर केंद्र सरकार है वो कानून बनाएगी या कंट्रोल करेगी। और इसमें सरकार के कम से कम दो स्तर होने जरूरी है। जो बड़े देश होते हैं उनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती है। जो भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से छोटे देश होते हैं वहाँ पर एक केंद्र सरकार होती है और स्थानीय सरकारें होती है, राज्य सरकारें नहीं होती है। तो ये है संघवाद का अर्थ। संघवाद यानी राज्यों का केंद्र के साथ संबंध किस प्रकार से है, वो मोटा मोटी कहलाता है संघवाद। अब भारतीय संदर्भ में संघवाद का क्या अर्थ है, किस प्रकार से इसको प्रयोग में लाया गया है। तो भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यूनियन को भी हिंदी में संघ ही बोलते हैं, लेकिन भारत का जो अनुच्छेद 1 है उसमें लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ये फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य पहले अलग अलग होते हैं और वो बाद में समझौते के करके एक संघ का निर्माण करते हैं। लेकिन भारत है ये पहले से ही एक इकाई है, एक केंद्रीय इकाई है और इसमें राज्य अलग अलग प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों में इसे विभाजित किया गया है। ऐसा नहीं है कि बाद में जाकर कोई राज्य है वो इससे अलग हो जाए, क्योंकि फेडरेशन में राज्य को संघ से अलग होने का स्वतंत्रता मिली होती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत है वो अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरल बोलते हैं इसको। अर्धसंघीय मतलब आधा तो संघात्मक है और आधा एकात्मक है, क्योंकि हमारे देश की जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो केंद्र सरकार को दी गई है, राज्य सरकारों को उतनी शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे संविधान संशोधन की शक्ति हो गई और आपातकाल के समय में देश का पूरा एकात्मक हो जाना, केवल संसद है उसी की विधि पूरे भारत पर लागू होगी, राज्य सरकारों की कोई विधि लागू नहीं होगी। उस समय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो इस कारण भारत को एक अर्धसंघीय देश भी कुछ विशेषज्ञ बताते हैं, क्योंकि इसमें एकात्मक और संघीय विशेषताएं हैं। संघीय विशेषताएं समझ गए कि राज्य अपना कानून बना रहे हैं और केंद्र अपना कानून बना रहे हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। एकात्मक में पूरे देश में सिर्फ केंद्र सरकार की ही चल रही है, राज्य सरकारों का कोई महत्व नहीं रह गया है, वो होता है एकात्मक सिद्धांत। आर्थिक विकास है वो सहकारी संघवाद पर टिका हुआ है। सहकारी संघवाद को हम आगे देखेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों परस्पर सहयोग की भावना से देश के विकास में योगदान देते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो यह है भारतीय संदर्भ में संघवाद। भारतीय संदर्भ में संघवाद क्या है? एक विशेष प्रकार का संघवाद है, फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम देखते हैं संघवाद के प्रकार। संघवाद दो प्रकार का होता है, एक सहकारी संघवाद जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, एक होता है प्रतिस्पर्धी संघवाद जिसको हम कम्पिटिटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। सहकारी संघवाद में क्या होता है, केंद्र और राज्य क्षेत्रीय संबंध स्थापित करते हैं, यानी बराबर के आपस में सहयोग की भावना से चलते हैं, सहयोग से समस्याओं को हल करते हैं, नीतियाँ बनाई जाती है और इसमें कोई भी सत्र है वो श्रेष्ठ नहीं है। ये नहीं कि केंद्र सरकार है वो वरीयता रखती है मामलों में, राज्य सरकारों को कम वरीयता दी गई, ऐसा नहीं है।
दोनों बराबर स्तर की होंगी और राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे जीएसटी काउंसिल हो गई, उनमें राज्यों के सदस्य भी जाते हैं और केंद्र के मंत्री भी सदस्य भी होते हैं। आयुष्मान भारत हो गई, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो गई, तो ये केंद्र की ओर से राज्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें केंद्र राज्य का एक निश्चित वित्तीय अनुपात लगा होता है, तो वो भी एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। एक है प्रतिस्पर्धी संघवाद, इसमें केंद्र और राज्य लंबवत और राज्य संबंध क्षैतिज होते हैं। इसमें क्या है, केंद्र सरकार राज्यों के लिए कुछ ऐसे प्रयोग करती है जिससे राज्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है कि कौन सा राज्य है वो निवेश ज़्यादा करेगा, कौन सा राज्य है वहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा पर्याप्त सफल मात्रा में लगाए जाएंगे, कहाँ पर उद्योग करने की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उद्योग करने की जितनी आसानी है वो कौन से राज्य में है। तो धन और निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिस्पर्धा होती है। 1990 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, जो अपना एलपीजी सुधार हुए थे, तो उसके बाद इसका महत्व बढ़ गया है। जैसे वाइब्रेंट गुजरात समिट हो गई, अपने राजस्थान में भी अभी कौन सा हुआ था, मेरे को नाम अभी याद नहीं आएगा उसका। तो ये दो प्रकार हैं। इसके अलावा एक द्वैत संघवाद भी होता है जिसको ड्यूअल संघवाद, ड्यूअल फेडरलिज्म भी बोलते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग होते हैं। केंद्र अपना काम कर रहा होता है, राज्य अपना काम कर रहा होता है, दोनों का कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता और दोनों का आपस में कोई सहयोग भी नहीं होता। लेकिन भारत में ये दो तरह के संघवाद ही देखने को मिलते हैं, सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद। अब है कि संघवाद का संवैधानिक प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, क्या है ये हमारे संविधान में उल्लिखित हैं? तो संविधान के 11 एवं 12 में संघवाद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इनको हम केंद्र राज्य संबंधों के तौर पर देखते हैं, जिनमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, ये 3 प्रकार के संबंध हैं जो संघवाद को बढ़ावा देते हैं, हमारे संघवाद का ढांचा है। अब हम देखते हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध में है कानून बनाने की शक्ति किस सीमा तक होगी, राज्यों की और केंद्र सरकार की, इसको बोलते हैं विधायी संबंध। विधायी यानी कानून कार्य, कानून की जो प्रक्रिया है उसमें राज्य और केंद्र की भूमिका क्या क्या होगी और उसकी सीमाएं कहाँ तक होगी। तो इसका जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है, अनुसूची, उसके अंदर 3 अनुसूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार होता है, और समवर्ती सूची में दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन अगर परस्पर विरोधाभास होता है तो वहाँ पर संसद का नियम ही प्रभावी माना जाएगा। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जैसे रक्षा का हो गया, विदेश नीति से संबंधित हो गया, संचार हो गया, रेल से हो गया, डाक सेवा से हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इनसे संबंधित जो भी कानून है वो संघ बनाती है यानी संसद बनाता है। राज्य सूची में पुलिस हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया, कृषि से संबंधित कोई कानून हो गया, वो सारे राज्य सूची बनाती है। समवर्ती सूची में शिक्षा से संबंधित आपराधिक कानून हो गए, ऐसे कानून रखे जाते हैं जिन पर राज्य और संसद दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोपरि होगा और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है कि ये जो 100, 61 और 52 कितने हो गए, 60 और 50, 110 यानी 253, तो 213 विषय हैं ये टोटल। अब मान लो कल को कोई और विषय आता है, कोई ऐसा मामला आ जाए जिस पर अलग से कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन वो विषय अभी किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं है, जैसे साइबर कानून आया था, साइबर का मामला है, साइबर विषय है, तो वो समवर्ती ये अवशिष्ट शक्ति होगा। क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय तो ऐसा कोई साइबर क्राइम की अवधारणा थी नहीं, इंटरनेट भी नहीं था, तो उस समय हमने संविधान में नहीं लिखा। तो अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब इनके बाद में अगर कोई भी विषय आता है तो उस पर कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र को प्राप्त होगी, राज्यों को प्राप्त नहीं होगी। अमेरिका में इसका उल्टा है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास होती है, केंद्र है वो सिर्फ उसमें
संविधान में उल्लिखित विषयों पर ही कानून बनाता है। हमने ये सूचियाँ जो है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर के ली है। वहाँ पर केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र को निहित है। अब है प्रशासनिक संबंध कि कार्यपालिका में किस प्रकार से संबंध होंगे, इसकी चर्चा है वो अनुच्छेद 256 से 263 में की गई है। केंद्र अधिक शक्तिशाली है, वह राष्ट्रीय हितों हेतु राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है, राज्यों को निर्देश देता है अनुच्छेद 257 के अनुसार। 256 में लिखा है कि राज्य केंद्र की विधियों के अनुसार कार्य करेंगे। 257 में है कि केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है किसी भी नियम को पालन करने के लिए। अंतर्राज्यीय नदी विवाद है, उन पर संसद अनुच्छेद 262 के अनुसार कानून बना सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है, IAS, IPS, IFS। उसमें क्या है, उसमें नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन वो भर्ती कहाँ पर होते हैं, कार्य कहाँ पर करते हैं, कार्य राज्यों में ही करते हैं। राज्यों के पास उनके प्रति कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होता है, वो केवल उनका ट्रांसफर कर सकती है। तो इस प्रकार से राज्य सरकारें हैं उनको पर नियंत्रण नहीं होता है, तो वो स्वतंत्रता से राज्य में अपना कार्य करते हैं। कई बार टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार से केंद्र का नियंत्रण है राज्यों पर। इसके बाद है वित्तीय संबंध, यानी पैसों का, राजस्व का किस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 268 से 293 में की गई है। राजस्व का वितरण है वो वित्त आयोग के सुझाव पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाएगा कि कितना प्रतिशत देना चाहिए। इससे पिछला वित्त आयोग था, उसमें 41% राजस्व पर राज्यों को देने की बात की गई है। संघ और राज्यों को राजस्व का स्वतंत्र स्रोत देने की बात की गई है, जैसे कृषि कर हो गया, स्थानीय कर हो गया, ये सब राज्यों के हिस्से में है। आयकर हो गया, ये सारे संघ में आते हैं। आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण है। जो मुख्य मुख्य बड़े आय के स्रोत हैं, राजस्व प्राप्ति जहाँ से होती है वो सारे केंद्र के नियंत्रण में है। राज्यों को थोड़े बहुत स्वतंत्र स्रोत हैं वो दिए गए हैं। बाकी राज्यों की वित्तीय निर्भरता है वो केंद्र पर रहती है, और केंद्र जो ग्रांट देता है, अनुदान देता है राज्यों को, उसी के अनुसार उसमें कार्य होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य संवैधानिक निकाय हैं, अन्य संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। जैसे वित्त आयोग है, वो वित्तीय वितरण सुनिश्चित करता है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति है वो इसका गठन करता है, ये अंतर सरकारी विवादों को सुलझाती है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूटीज हैं, उनके प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। GST परिषद है, वो कर साझाकरण की सिफारिश करती है कि कितना प्रतिशत कर राज्य को मिलेगा, कितना प्रतिशत कर केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। पूर्ण विश्वास और ऋण खंड अनुच्छेद 261 के अनुसार कानूनी एक रूपता लाए जाने का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं संघवाद का महत्व, कि संघवाद का महत्व क्या है। एक है कि विकेंद्रीकरण आवश्यक है, शक्तियों का केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 1989 से पहले USSR था, उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की जातियाँ, नस्ल, धर्म के लोग उसके अंदर थे, भाषा के लोग उसके अंदर थे, और शक्तियों का केंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण वहाँ पर नहीं था, तो धीरे धीरे वहाँ पर स्वायत्तता की मांग उठने लगी, और 1989 में उसका विघटन हो गया और बहुत से देश है वो स्वतंत्र हो गए। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सी मांगें बार बार उठती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको स्वायत्तता प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं जब तक राष्ट्र की अखंडता का सवाल नहीं आता है। नए राज्यों का निर्माण भी हम भाषा के आधार पर करते हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके आधार पर भी हमने राज्यों का निर्माण किया है, सीमाओं का निर्धारण भी उनके आधार पर किया है। तो इस प्रकार से विकेंद्रीकरण करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में हो जाए, दूसरे सिर्फ उसका पालन करें। हर किसी को लगना चाहिए कि मेरा लोकतंत्र में भागीदारी बनी हुई है, और सभी को अपनी आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने की जो एक प्रक्रिया है उसमें पालन होनी चाहिए। अगर मान लो सिर्फ केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो ही नहीं, तो केंद्र सरकार के MP होते हैं, MP को एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिया जाता है। बहुत से क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर MP ने, अगर मान लो वो 20 साल MP रहा है, तो ऐसा होगा कि वो किसी गांव में आके भी नहीं देखा है। ये तो MLA हैं जो गांव गांव फिरते हैं राज्य स्तर के आधार पर। तो इसलिए एक जो नीचे से नीचे का व्यक्ति है उसकी आवाज़
सबसे जो उच्च स्तर है वहां तक पहुंचाने के लिए संघवाद जरूरी है। शासन के कार्यभार को कम करना। अब सिर्फ केंद्र सरकार होगी तो वो क्या क्या देखेगी, किस प्रकार से कानून बनाएगी, किस प्रकार से नियंत्रण रखेगी, तो इसलिए उसको विकेंद्रीकृत करके अलग अलग भागों में बांट करके प्रशासन है वो कुशलता से चलाया जाता है। स्थानीय सरकार कार्यपालिका को निचले स्तर तक पहुंचाने में मदद करती है, मैंने बता ही दिया आपको। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। विविधता का प्रबंधन, जैसे भाषा के आधार पर राज्यों को सृजित करना, पुनर्गठन करना, ये इस प्रकार से। देश की अखंडता और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, क्योंकि अगर हम दबा करके रखेंगे राज्यों को तो वो मांग कहीं ना कहीं फिर बाद में विध्वंसक स्थिति के रूप में या एक गृह युद्ध के रूप में प्रकट हो सकती है। तो इसलिए संघवाद वहां पर एक प्रभावी कदम अपनाया जाता है। अब बात आती है कि भारत के संघवाद के समक्ष चुनौतियां क्या है, कि किस प्रकार से केंद्र राज्य संबंधों में तनाव की स्थितियां उत्पन्न होती है, क्या कारण है उसके। तो एक तो सबसे पहला कारण यही हो गया कि शक्ति का केंद्रीकरण है। केंद्र सरकार के पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं। एक तो अवशिष्ट सूची की शक्ति उसके पास है कि अगर बाद में कोई विषय ऐसा सृजित होता है तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्यों को हक नहीं होगा। संविधान संशोधन की जो एक शक्ति है वो केवल और केवल केंद्र सरकार को है, संसद में ही उसको लाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। संसद में ही उसका 2/3 बहुमत जरूरी है। राज्यों में सभी राज्यों से पास होना भी जरूरी नहीं है, केवल आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, वो भी साधारण बहुमत से चाहिए। तो इस प्रकार से उनको थोड़े कम अधिकार हैं। वित्तीय संसाधनों का विभाजन देखोगे तो वो भी यहाँ पर आपको पक्षपातपूर्ण दिखेगा। राज्यों के पास बहुत कम वित्तीय स्वतंत्रता के स्रोत हैं। दूसरा है राज्यपाल का कार्यालय। अब राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो वो एक तरह से केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्यों में। तो हमारे जो 70 के दशक में, 60-70 के दशक में देखने को मिला था कि जिन राज्यों में केंद्र सरकार में जो दल है उसके विपक्ष का कोई दल है राज्यों में, तो वहाँ पर बार बार सरकारें गिराई जा रही थी। विधानसभा में बहुमत होने के बाद भी विधानसभा को विघटित कर दिया जा रहा था। तो ये एक राज्यपाल के पद का दुरुपयोग हो रहा था। उसके बाद सरकारी आयोग बना, उसने कुछ सिफारिशें दी और 90s के दौर में जब गठबंधन सरकारों का दौर आया तब जाकर स्थिति है वो स्थिर हो गई, स्टेबल हो गई। क्षेत्रवाद है, नए नए राज्यों की निर्माण की मांग उठती रहती है। प्रशासनिक दृष्टि से भी जो राज्य क्षेत्र में काफ़ी बड़े थे, कौन से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उनको भी सन 2000 में दो दो राज्यों में बांटा गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। इसके बाद महाराष्ट्र में भी कई बार विदर्भ की नए राज्य की मांग उठती रहती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। भाषा विवाद, एक तो सभी अपनी अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्ज करवाने की कवायद पे लगे रहते हैं। हमारी राजस्थान भाषा के भी काफ़ी जोर पकड़ा था पिछले दिनों में। तो ये है। और दूसरा है कि विशेष भाषा थोपने का प्रयास, जो कि 1965 तक अपना संविधान था कि हिंदी और अंग्रेजी में कार्य होगा संसद में, उसके बाद अंग्रेजी है वो हट जाएगी, हिंदी में कार्य होगा। तो ये हिंदी भाषा एक तरह से थोपने का प्रयास था, जिसका तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों ने पुरजोर विरोध किया था। उसके बाद उस प्रावधान को हटा दिया गया और आज तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा अगर किसी को अपनी मातृभाषा में भी अपनी अभिव्यक्ति देनी है संसद के सदन में, तो वो भी पीठासीन अधिकारी को पहले बता करके और दे सकता है। तो ये चुनौतियां हैं। अंतर्राज्यीय विवाद चलते रहते हैं। सीमा विवाद पंजाब हरियाणा के मध्य, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य बेलगांव जिले को लेकर चलता रहता है विवाद। नदी विवाद चलते रहते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य, जो कावेरी नदी का विवाद है। तो ये अंतर्राज्यीय विवाद हैं जो बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है उसकी क्या चुनौतियां हैं। एक तो कराधान विवाद हो गया कि अब जीएसटी आने के बाद से सारी जो राज्यों की कर लगाने की शक्ति है वो और कम हो गई है। अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा हो गई है। सब्सिडी में होड़ मची हुई है कि हम आपको इतनी सब्सिडी देंगे, आप हमारे राज्य में अगर उद्योग लगाइए, हम आपको इतना, मतलब अलग अलग चीज़ों में प्रशासन है वो एक तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग और जीएसटी परिषद के बीच टकराव होता है। वित्त आयोग राज्यों को ज़्यादा राजस्व देने की अनुशंसा करता है, लेकिन केंद्र सरकार उसके लिए पीछे खींचताई करती है। केंद्रीय कर राजस्व का असमान वितरण होता है। केंद्र सरकार अपने पास ज़्यादा राजस्व रखती है। दूसरा, जिन राज्यों में अपने दल की सरकारें हैं, जो दल केंद्र सरकार में है, वहाँ पर वो ज़्यादा अनुदान देती है, और जिनमें उनके विपक्ष के दल की सरकारें हैं, वहाँ पर अनुदान में कमी करती है। तो इससे राज्यों का एक समान विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो ये थी संघवाद की चुनौतियाँ। अब हम संघवाद को बढ़ावा किस प्रकार से दे सकते हैं। एक है कि नीति आयोग की भूमिका का विस्तार किया जाना चाहिए। सूक्ष्म स्तर पर योजनाएं और क्षेत्रीय असमानता को दूर करना चाहिए। जो अंतर्राज्यीय परिषद है उनको मजबूत बनाना चाहिए और विवादों का समाधान करना चाहिए। आर्थिक असमानताओं का समाधान करना चाहिए। क्षेत्रीय परिषदें हैं उनको मजबूत करना चाहिए, और सभी राज्यों को आपस में और राज्यों का केंद्र के साथ आपसी विश्वास और सहयोग है वो बढ़ाना चाहिए। तभी हम एक संघवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये था हमारा संघवाद का एक छोटा सा टॉपिक। कल हम लेक्चर में देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग, और अगर ये छोटा ही टॉपिक रहा तो हम 2-3 CVC वगैरह और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इनको भी इंक्लूड करके क्लियर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें इससे काफ़ी क्या होता है, काफ़ी खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, और वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।